जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। यहाँ पर आकर ना सिर्फ उन्होंने इंडिया की तारीफ की है बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया की फेवर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र को लेकर कई मौके पर ये कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बदलना होगा। अब अहम बात यह कि भारत की इस बात का समर्थन खुद संयुक्त राष्ट्र भी कर रहा है। खुद बात कही जाती है कि इंडिया यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर के तौर पर जो है वो अपनी एक हैसियत समझता है और चाहता है। तो आप समझते हैं कि ये जो परमानेंट मेंबर होने के लिए कोशिश हो रही है तो उसकी भी एक कड़ी उनके विजिट से मिलती है। उस सिलसिले में भी आज भारत को सीट देना दुनिया में दुनिया की जरूरत है। आप भारत पे कम से कम 10 से 15 चीजों के लिए दुनिया भारत पे डिपेंडेंट है। तो आप भारत को सीट नहीं दोगे तो भारत ने क्या कर लिया? देखिए, अगर आप यूएन से बाहर जाएं, चलिए आप इस एजेंडे पर भी उनकी जो है वो डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है या एक ये तो साफ सपोर्ट कर चुके हैं ना। पर मैं नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पे दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचते ही उन्होंने भारत की वीटो पावर के साथ संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उनके इस समर्थन से ऐसा लगता है कि भारत को अब जल्द ही UN में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी। आइए दोस्तों, आगे चर्चा सुनते हैं। टीवी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। यहाँ पर आकर ना सिर्फ उन्होंने इंडिया की तारीफ की है बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया भी परमानेंट मेंबर बन सकता है या बनने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप देखें कि हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए। इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना, डबल स्टैंडर्ड को आप डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। हाँ जी, ये इनके, हाँ जी बिल्कुल, ये इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। हम क्यों बार बार, लेट्स सपोज मुझे पता चल गया कि ये भाई मेरा फैसला ठीक नहीं करेंगे, मैं क्यों बार बार जाता हूँ आपके पास? देखें, हम लोग पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरह है, जाना पड़ता है वहाँ पे। हम अपने कम से कम ट्रस्ट भी करना चाहिए। फिर नहीं, ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये ऐसे ही है। गरीब कंट्री को कौन को पूछेगा? ठीक है, तो इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही आता था, लेकिन जैसे उन्होंने तेजी से खुद को डेवलप किया है, हमें भी चाहिए था कि हम डेवलप करें। ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि गरीब कंट्री है इसलिए कौन पूछेगा? नहीं, ये लॉजिक नहीं है। बात इतनी सी है कि आपके मुल्क को ना अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सी स्ट्रगल चाहिए। इंडिया ने एक टाइम पे स्ट्रगल की है। आप वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हाँ जी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो बात इतनी सी है कि अब आपने सुना होगा कि मोर देन 50% ऑफ द आईफोन्स जो हैं वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। हमारे पास इंडस्ट्री कोई नहीं है। हम अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो दुनिया में नाम बनाएंगे ना। यानी इंडिया जरूरत बन चुका है इस टाइम पूरी दुनिया। बिल्कुल ऐसे ही बात कही जाती है कि इंडिया यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर के तौर पर जो है वो अपनी एक हैसियत समझता है और चाहता है। तो आप समझते हैं कि ये जो परमानेंट मेंबर होने के लिए कोशिश हो रही है तो उसकी भी एक कड़ी उनके विजिट से मिलती है। उस सिलसिले में भी आज भारत को सीट देना दुनिया में दुनिया की जरूरत है। आप भारत पे कम से कम 10 से 15 चीजों के लिए दुनिया भारत पे डिपेंडेंट है। तो आप भारत को सीट नहीं दोगे तो भारत ने क्या कर लिया? देखिए, अगर आप यूएन से बाहर जाएं, चलिए आप इस एजेंडे पर भी उनकी जो है वो डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है या एक ये तो साफ सपोर्ट कर चुके हैं ना। पर मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। इस चीज को हर कोई सपोर्ट कर चुका है एक्सेप्ट चाइना। अब टेक्निकलिटी क्या है? देखिए, ये जितने भी फोरम्स इंडिया के बाहर हैं, मतलब सॉरी इंडिया के बाहर, यूएन के बारे में 8 बड़े फोरम है, SCO, G20 वगैरह। इन फोरम में आप देखिए, इंडिया एक वाहिद कंट्री और मोदी जी एक वाहिद प्रधानमंत्री जो सब 8 में, बाकी कोई नहीं है। अगर B4 कंट्रीज की बात करें जिसमें इंडिया, रशिया, US और चाइना आता है, हर फोरम में शी जिनपिंग भी नहीं है, हर फोरम में जो बाइडेन भी नहीं है, हर फोरम में पुतिन भी नहीं है। इंडिया इज द ओनली कंट्री। इससे आपको भारत का जो बड़ा हुआ स्टैचर है वो समझ आएगा। ये मत बोलिए कि इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी विच इज अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड रिसेशन टुडे। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है। इंडिया एक ही बड़ी इकोनॉमी है जो 7-8% पे ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले जरूरत आनी पड़ी इंडिया ने की, और इंडिया
वन ऑफ द हाईएस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है। तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियो पॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया, मोदी जी को ही कह रहे हैं सबकी वजह आप। संयुक्त राष्ट्र को लेकर कई मौके पर ये कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बदलना होगा। ये उसके लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि यूएन के भविष्य का एकमात्र रास्ता है। अब भारत ऐसा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के न होने या फिर उसे पाने के लिए नहीं कहता आया है, बल्कि भारत ने ऐसा पक्ष इसलिए रखा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठने लगे हैं, जो आगे जाकर आरोपों का रूप लेंगे तो हैरानी भी नहीं होगी। अब अहम बात यह कि भारत की इस बात का समर्थन खुद संयुक्त राष्ट्र भी कर रहा है। खुद संयुक्त राष्ट्र अब अपने होने पर सवाल खड़े कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा के प्रमुख साबा कोरोसी ने खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शक्तिहीन और निष्क्रिय बता दिया है। साबा कोरोसी ने कहा, सुरक्षा परिषद अपने वर्तमान स्वरूप में शक्तिहीन और निष्क्रिय है। यूक्रेन युद्ध उन मुद्दों में से एक है जो ये बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा परिषद में सुधार। भारत यूएन में नहीं है तो किसकी औकात है यूएन में बैठने की? मैं अमेरिका को हटाऊं, चाइना को हटाऊं, और बाकी जो 2 कंट्री है उनका भारत से कोई मुकाबला, कहीं स्टैचर है उनका भारत से, पर वो P5 मेंबर है। हम भी अभी तो 2 साल तक वी आर नॉन परमानेंट मेंबर्स इन P5, बट अल्टीमेटली इट इज द स्टैचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्टैचर प्रोटेक्ट करना है, हमें सीट क्यों दिलानी, कैसे दिलानी, उनका सरदर्द नहीं देंगे तो जो मैं कहता हूँ, माय कॉन्सेप्ट इज आइलैंड्स ऑफ पावर। दुनिया में आइलैंड्स ऑफ पावर बन चुके हैं एंड वी आर इन कोविड। तो आप देखिए हमारे यहाँ हमेशा कोई ना कोई आया होता है। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है। पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते हैं। अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखें, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पे नहीं दिखेंगे, कभी वो आपको वो दिल्ली में या तो किसी ना किसी के साथ दिखेंगे या कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो अब डॉक्टर साहब जाएंगे तो पूरे मंत्रालय, जो पूरी मिनिस्ट्री, उनको भी सचेत रहना पड़ता है, और खासकर जब कोई यहाँ आता है उसके संदर्भ में भी तो और भी चीजें और भी तैयारी करनी पड़ती है। जब